Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the advantages of business combination. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया था और इसके साथ साथ हमने इसके कॉजेस को भी डिस्कस किया था, क्योंकि देयर वॉज टू मच कॉम्पिटिशन इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड ड्यू टू दैट कॉम्पिटिशन देयर वॉज अ प्राइस वॉर एमंग ऑल द फर्म्स। और इस प्राइस वॉर की वजह से जितनी भी फर्म्स थी उनका प्रॉफिट मार्जिन लगातार कम होता चला जा रहा था और इस प्रॉफिट मार्जिन के कम होने के साथ साथ उनको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मार्केट के अंदर। तो अपने सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए उनके पास एक नया कॉन्सेप्ट इनके माइंड में आया और इन्होंने क्या करा, जो स्मॉल यूनिट्स थी मार्केट के अंदर जो लार्ज यूनिट्स के सामने अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, उन्होंने अपने आप को कंबाइन करना शुरू करा और इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर उन्होंने कंपटीशन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपटीशन को प्रॉपरली एलिमिनेट करने के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन चुका था फर्म्स के बीच में, मार्केट में। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसके कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स कंबाइन होकर अपने ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं तो इसके इन्हें क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो कुछ सर्टेन एडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, दैट इज इनकलकेट्स द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फर्म्स आर नॉट कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन और म्यूचुअल एडजस्टमेंट ये तभी संभव है जब फर्म्स एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट ना कर रही हो, यानी कि ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर अपने पर्टिकुलर ऑपरेशंस को रन कर रही हो। और बिजनेस कॉम्बिनेशन में इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा फर्म्स होती हैं जो मिलकर अपने ऑपरेशंस को फॉलो करती है। तो इसी वजह से इनके बीच में एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होती है, एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपने वर्क को प्रॉपर वे में फोकस करती हैं और एक फुल एफिशिएंसी के साथ में ये प्रॉपर सॉल्यूशन को सर्च करती है बिजनेस रिलेटेड। ये अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करती हैं, उसके साथ साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी इंक्रीज करती हैं। पर्पज क्या है? पर्पज है कोऑपरेशन और म्यूचुअल एडजस्टमेंट की स्पिरिट को लगातार इंक्रीज करना। दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज, एलिमिनेट वेस्टफुल, रिलेंटलेस एंड कट थ्रॉट कंपटीशन। जैसा कि मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि देयर वाज टू मच इंटेंस कंपटीशन इन द मार्केट, और इस इंटेंस कंपटीशन की वजह से जो मीडियम लेवल पर या जो स्मॉल लेवल फर्म्स थी उनका प्रॉफिट मार्जिन लगातार कम हुआ। प्रॉफिट मार्जिन तो हर किसी का कम हो रहा था, लेकिन जो स्मॉल फर्म्स थे या एवरेज फर्म्स थी उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्योंकि जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करने वाली फर्म्स हैं उनके पास तो रिसोर्सेज काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, तो वो कंपटीशन को प्रॉपरली फेस करने की पोजीशन में होती हैं। यानी कि अगर थोड़ा बहुत प्राइस में अगर उन्हें कम करना भी पड़े तो उसका उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्मॉल फर्म्स हैं और जो एवरेज लेवल की फर्म्स हैं उनका तो एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल हो जाता है अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता चला जाए। और इस कंपटीशन को एलिमिनेट करने का केवल और केवल एक ही तरीका था, और एंड दैट वाज द कॉम्बिनेशन। यानी कि कॉम्बिनेशन ने सबसे बड़ा एडवांटेज क्या दिया फर्म्स के लिए कि जो वेस्टफुल और रिलेंटलेस और कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन था उसको एलिमिनेट करा, उसको बाहर कर दिया, इस कंपटीशन को बाहर कर दिया। और अब क्या था, जो फर्म्स थी वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फॉलो करने में कैपेबल थी विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन। पॉइंट इसके लिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की। द थर्ड एडवांटेज, इनेबल्स टू ऑब्टेन इकोनॉमीज इन परचेजिंग मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स। जिस तरीके से एक लार्ज लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमीज को गेन करती है इन परचेजिंग मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स, इसी तरीके से क्या हुआ, जब कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस किया गया तो जो स्मॉल स्मॉल फर्म्स थी उन्होंने एक दूसरे को क्या करा, अब इन्होंने कंबाइन करना स्टार्ट करा एक दूसरे में, और जब कंबाइन करना स्टार्ट किया तो ये क्या हुआ, एक लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो गई।
अब क्योंकि लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो गई, तो अगर ये मटेरियल्स को परचेज करेंगी तो इसमें इनको इकोनॉमी मिलनी स्टार्ट हो गई, और जो कैपिटल गुड्स को परचेज कर रही है इनमें भी इनको इकोनॉमी मिलनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज नहीं कर रही थी, बल्कि ये बल्क में परचेज कर रहे थे। क्योंकि स्मॉल लेवल पर फर्म है तो वो तो कम क्वांटिटी में ही, कम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसकी, तो वो कम क्वांटिटी में परचेज करेगी। लेकिन जब लार्ज स्केल पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने स्टार्ट हो जाएंगे कॉम्बिनेशन के बाद, तो क्या होगा? तो वो लार्ज स्केल पर मटेरियल्स को परचेज करेंगे, कैपिटल गुड्स को परचेज करेंगे, और जब लार्ज स्केल पर परचेज करेंगे तो इनकी कॉस्ट क्या होगी? इनकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी। ये एडवांटेज मिलेगा लार्ज स्केल पर ऑपरेट करने की वजह से, वो भी कॉम्बिनेशन की वजह से। यानी कि जब ये परचेज करते हैं मटेरियल्स को तो इन्हें कम प्राइस पर ये मटेरियल्स और कैपिटल गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सेम एडवांटेज है यहां भी। क्या होगा? क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही है तो यहां भी इनको इकोनॉमीज रहेगी इन प्रोडक्शन, यानी कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बिकमिंग लीस्ट। जैसे जैसे ये लार्ज स्केल पर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते चले जाएंगे, इनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जब आप लगातार अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते चले जाते हो तो जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है, यानी कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, वो लगातार क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ये गेन तभी कर सकते हो जब आप लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हो, और ये फैसिलिटी कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है कि कॉम्बिनेशन में अब जो फर्म है वो स्मॉल लेवल प्रोडक्शन नहीं कर रही है, बल्कि वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को फोकस कर रही है, और उस लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने की वजह से इनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी लगातार कम होती चली जाती है। ये एडवांटेज मिलता है इनको कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन से पहले इनकी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा थी, लेकिन कॉम्बिनेशन के बाद क्योंकि ये लगातार अपने आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर फोकस कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कम होती चली जाती है, और इसका इन्हें एडवांटेज मिलता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। नाउ द फिफ्थ एडवांटेज इज इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात क्या होती है? जब डिफरेंट फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होती हैं तो उनका जो मैनेजमेंट है वो भी कंबाइन होगा। ईच एंड एवरी फर्म इज हैविंग अ स्पेशलिस्ट। किसी पर्टिकुलर फर्म के पास एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास दूसरी फील्ड का स्पेशलिस्ट है। इस तरह से डिफरेंट फर्म्स के पास डिफरेंट फील्ड्स में स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो क्या होगा? जब फर्म्स अपने ऑपरेशन को मर्ज करती है या फिर कंबाइन करती है तो उस केस में उनका मैनेजमेंट भी मर्ज होता है, और मैनेजमेंट के मर्ज होने की वजह से आपके पास स्पेशलिस्ट ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और एक्सपर्टाइज जिनका नेचर होता है इन स्पेशलिस्ट का, वो अपने एक्सपर्टाइज नेचर के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के या एंटरप्राइज के मैनेजमेंट को एफिशिएंट वे में फोकस करते हैं। क्योंकि क्या हुआ? यहां मैनेजर टैलेंट का एक पूल हो गया। जब डिफरेंट कंबाइंड यूनिट्स हैं तो वहां जो मैनेजर टैलेंट है उसकी एक पूलिंग हो गई, और उसकी पूलिंग होने की वजह से वो अपनी कैपेसिटी को बेस्ट लेवल तक यूज करने में कैपेबल होते हैं। उनकी एबिलिटी का, कैपेसिटी का, टैलेंट का और एक्सपीरियंस का कंबाइंड वे में यूज किया जाता है, जिससे कि कंबाइंड कंसर्न की जनरल एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। इसके साथ साथ ये जो फर्म होती है, यानी कि जो कंबाइंड फर्म होती है, वो इस पोजीशन में होती है कि वो एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और उसके बेसिस पर कंबाइंड यूनिट की एफिशिएंसी को लगातार इंक्रीज कर सके। दैट इज द मेन एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट वन इज द सिक्स्थ वन, इफेक्ट इन द इकोनॉमीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? क्योंकि आप लार्ज स्केल पर अब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि प्रोडक्शन करने के बाद जब आपको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो वो भी आप एक लार्ज स्केल पर फोकस करोगे, और लार्ज स्केल पर फोकस करने की वजह से क्या होगा? जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो भी आपकी कम होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। यानी कि अब आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज करनी है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, जो आपके मार्केट में इंटरमीडिएट्स अवेलेबल है उनका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, और कंज्यूमर तक आप गुड्स को कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल करा पाओगे।
क्योंकि आप लार्ज स्केल पर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट वन इज द ऑब्टेन क्रेडिट इजिली एंड इकोनॉमिकली. इट मीन्स दैट व्हेन द फर्म इज ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल, तब उस केस में फर्म को क्रेडिट आसानी से मिल जाता है और इकोनॉमिक वे में मिल जाता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फर्म जब लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है तो उसको जो लोन की रिक्वायरमेंट होगी या जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी वो छोटी मोटी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसे वो बड़ी अमाउंट चाहिए होगी अपने बड़े ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए. तो इस केस में इजिली कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको वो अमाउंट अवेलेबल करा देगा और उसके साथ साथ उसको उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट को क्रेडिट कर रहा है. इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द लीड टू बेटर एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे खास बात क्या है? क्योंकि लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है तो इसका भी बेनिफिट मिलता है और वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई को प्रॉपर वे में एडजस्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है. यानी कि क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही है तो उसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा वो लार्ज स्केल पर फॉलो हो रहा होगा और वो उसके अंदर प्रॉपर्ली बैलेंस कर सकती है. यानी कि मार्केट में जितनी डिमांड होगी वो केवल और केवल उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है कंप्लीट मार्केट की डिमांड को कंप्लीट करने की. यानी कि अगर मार्केट में डिमांड अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच भी जाती है तो भी उसके पास इतने एडजस्टमेंट यानी कि इतनी उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो उस डिमांड को फुलफिल कर सकती है. लेकिन अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सप्लाई को भी एडजस्ट कर लेती है. पर्पस क्या है उसका? कि ना तो उसे अंडर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े और ना ही ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को. और मोर इंपॉर्टेंट इज ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि अगर ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आएगी तो उस केस में फर्म को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और फर्म को कम रेट पर अपने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे. ओवर प्रोडक्शन होगा यानी कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी. जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसके कुछ यूनिट्स अनसोल्ड रह जाएंगी और जो अनसोल्ड यूनिट्स हैं उसको उसे सेल करने के लिए प्राइजेस को कम करना पड़ेगा. यानी कि वो एक तरीके से अपने प्रॉफिट मार्जिन को उसे रिड्यूस करना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है तो वो इस पोजीशन में होती है कि वो मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को प्रॉपर वे में एडजस्ट कर सकती है. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड चीपर एंड बेटर कमोडिटी टू द कंज्यूमर्स. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है तो वो इस पोजीशन में होती है कि वो अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट क्वालिटी कमोडिटीज अवेलेबल कराती है, वो भी चीपर रेट में, क्योंकि हर एक चीज उसके लिए इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो चुकी है. मटेरियल परचेजिंग है तो वो इकोनॉमीज में है, कैपिटल गुड्स की परचेजिंग है तो वो इकोनॉमीज अवेलेबल करा रही है उसको, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमीज मिल रही है उसको, मैनेजमेंट की वजह से इकोनॉमीज मिल रही है उसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की वजह से इकोनॉमीज मिल रही है. तो इन ईच एंड एवरी फील्ड, अब क्रेडिट की बात करें तो उसमें भी उसको इकोनॉमीज मिल रही है. तो हर जगह इकोनॉमीज का बेनिफिट होने की वजह से जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम लेवल तक पहुंच जाती है और उसी वजह से वो कम से कम रेट पर अपने गुड्स को कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराने की पोजीशन में होता है. तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन. ओके, थैंक यू.